दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार दोबारा से आया हूँ। दोस्तों मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए भूपेश आनंद, भूपेश आनंद। दोस्तों आप सभी के लिए मैं आज एक रिविजनरी वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। टॉपिक है दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। फेस टू फेस की जब मैं क्लासेस लेता हूँ और जब पेन ड्राइव में भी लेता हूँ तो बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस का मैं जनरली कहता हूँ कि 100 में से 15 से लेकर 18 नंबर तक का ये टॉपिक बार बार पेपर में आ रहा है बेटा। और कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इससे ना पूछा गया हो। और अगर आप ये टॉपिक नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए ये बेस है बाकी सब टॉपिक्स का। कैपिटल बजटिंग का बेस, राइट शेयर्स का बेस, डिविडेंड डिसीजन का बेस। तो आप बाकी टॉपिक कर ही नहीं पाएंगे अगर आप इसको ध्यान से नहीं करते। तो ये टॉपिक बेटे लॉजिकली समझ के करना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने इस 20-25 मिनट में इस टॉपिक की एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। ये टॉपिक कहता क्या है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी अपनी फेस टू फेस क्लास में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुख्य तौर पर देयर आर 3 डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 बुक कॉम्पोजिट डिसीजंस होते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस और थर्ड है डिविडेंड डिसीजंस। तो दोस्तों किसी भी दुनिया के किसी भी कंपनी की बात करें तो 3 ही डिसीजंस लेने होते हैं। तो मैं आज ये सेकंड डिसीजन शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, मैंने फेस टू फेस की क्लासेस में इसके 7-8 लेक्चर्स लिए थे और मैंने लगभग बेटे 44 कंसेप्ट, 44 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस किए थे। और बेटे मैंने 129 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यूज जिसको हम बोलते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ये डिस्कस किए थे। और बेटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल अच्छा कंसेप्ट बेस्ड बेटे 82 थे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल 129 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। और थ्योरी के जो क्वेश्चन है बेटे मैंने 25 लिखे। मैं देखिए बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। आपके पास बुक है, आप उस बुक को खोल लीजिए, मैंने उसमें लिखा हुआ है थ्योरी के 25 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम जो डिसीजन कर रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। और बेटे फाइनेंशियल डिसीजंस का मुख्य एक ही पॉइंट है, फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड। पैसे कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे पे तू मरती है, ले ले तू पैसा। बेटे गाना दिखाया था। बेटे पैसे कहां से आएंगे उसके लिए मैंने कहा था जी इस टॉपिक को हम 5-6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था सोर्सेस ऑफ फंड्स, फिर मैंने बताया था ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स, और फिर मैंने याद आ रहा है आपको लिवरेजेस कराया था, और उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे थोड़ा सा याद आना शुरू हो गया होगा। ब्रेक इवन पॉइंट बेटे इंस्टीट्यूट की स्टडी में ये अलग अलग दिए हुए हैं, इन सब का आपस में ताना बाना लिंकेज है। तो बेटे मैंने उसके बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताया। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और बेटा लास्ट कंसेप्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो मुख्य तौर पर आने वाले 25 मिनट में मैं इन सभी के ऊपर, इन 6 सब टॉपिक्स के ऊपर 5-5 मिनट देने वाला हूं और आपको पूरा समझ आएगा। तो मैंने पहली बात अपनी फेस टू फेस में बताई थी, सोर्सेस ऑफ फंड्स। देयर आर 2 सोर्सेस, 2 तरह के सोर्सेस होते हैं। घर के पैसे, ओनर्स फंड
और बेटे बाहर के बोरोवर्स फंड, ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। घर के पैसे मतलब आप फंड्स कहां से प्रोक्योर कर सकते हैं? आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, आप पुराने रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं, आप इंडिया के बाहर भी इशू लेकर आ सकते हैं, यूरो इशूज। तो बेटे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और यूरो इशूज में जीडीआर एंड एडीआर, एडीआर। तो बेटे घर के पैसे जो होते हैं आप वहां से ले सकते हैं, जैसे आपको 10 लाख, 10 करोड़, 10 बिलियन चाहिए, तो ये पैसे कहां से आएंगे? आपको याद है 12th क्लास में आप पढ़ते थे 2:1 की रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। तो बेटे मैंने आपको उसी तरह से बताने की कोशिश की थी। फिर मैंने कहा था जी बोरोवर फंड डिवेंचर्स, डिवेंचर से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं, और भी आप आउट ऑफ इंडिया के इशू से कर सकते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सुनिए सुनिए सुनिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। लेकिन बेटे ये मिक्सचर है च्यवनप्राश का। अब आपको ये ढूंढना है आपकी कंपनी के लिए बेस्ट मिक्सचर कौन सा है, उसको बोलते हैं बेटे ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। और बेटे ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स जो आप कैलकुलेट करेंगे, ये बेटे बड़े सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका जो डेट इक्विटी मिक्स है वो 2:1 होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो बेटे ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के लिए मैंने बोला था कि उस कंपनी की ईपीएस कैसी है, उस कंपनी की मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैसी है, और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। बेटे हमने बड़े सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, थ्योरी में इंपॉर्टेंट था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स। ऐसी कौन सी बातें हैं जो डेट इक्विटी मिक्स को अफेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स। 12th क्लास में आपने सुना था 2:1 एक रेशो होती है बेटे, लेकिन रेशो टंडन साहब ने निकाली थी, लेकिन अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है कि आपकी रेशो कौन सी होनी चाहिए। फिर मैंने बताया था कि बेस्ट प्रपोजल वो होता है जहां पर आप एमपीएस को क्या कर सके, मैक्सिमाइज। तो बेटे एमपीएस मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कंपनी की ईपीएस है वो भी मैक्सिमाइज हो। बेटे हायर द ईपीएस हाई विल बी एमपीएस। जिसकी जितनी ज्यादा ईपीएस होगी उतनी एमपीएस होगी। तो बेटे आपको 3 स्टेप्स बताए थे, याद आ रहा बेटे फेस टू फेस और पेन ड्राइव क्लासेस में? स्टेप 1 स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल्स। हमने तीनों प्रपोजल्स के कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किए थे, तीनों प्रपोजल्स के कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किए थे। स्टेप 1 में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया था, फिर स्टेप 2 में हमने ईपीएस निकाली थी और प्राइस अर्निंग रेशियो की मदद से एमपीएस निकाली थी, और स्टेप 3 में रिकमेंडेशन दी थी। और बेटे शुरू के 4, 5, 6 क्वेश्चन हमने किए थे, याद आ रहा है बेटे? पीपीटी भी कराई थी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहली चीज ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स हम उसको बोलते हैं जहां पर हायर एमपीएस को और हायर ईपीएस हो। हायर ईपीएस, और बेटे ईपीएस तो हमारी स्टैंडर्ड्स में बताई गई है, 2 तरह की ईपीएस होती है बेटे, बेसिक ईपीएस और डिल्यूटेड ईपीएस। तो बेटे बेसिक ईपीएस क्या होती है? प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद आ रहा है कुछ बेटे? तो बेटे फिर मैंने एग्जांपल दिया था प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स को निकालने के लिए कि एक लड़का था, एक लड़की थी, इन दोनों का विवाह हो रहा है, तो खाना कौन खाएगा? लड़की खुद ही भाग के खाएगी ब्यूटी पार्लर से, लड़का घोड़ी से उतर के खाएगा, ये लड़के वालों के मेहमान खाएंगे, ये लड़की वाले खाएंगे। और फिर याद आ गया जी, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट
ईबीडी लेस टैक्स, ईएडी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बेटे बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और बेटे ईपीएस क्या होती है? ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बेटे सोर्सेस ऑफ फंड का ब्लॉक समझाया, फिर ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स बताया, और उसके बाद मैंने आपको अगले लेक्चर में लिवरेजेस की बातें करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा था लिवरेज का मतलब होता है इट इज अ टूल फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क। बेटा रिस्क तो हर चीज में आपको 25 अगस्त और 25 फरवरी को रिस्क होता है। रिस्क होता क्या है? द प्रोबेबिलिटी, बेटे प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो आप सोचते हैं वैसा ना हो, बेटे उसी का नाम तो रिस्क है। और मैंने कहा था ये रिस्क अलग अलग प्रकार के होते हैं, बिजनेस रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट रिस्क। और मैंने किंगफिशर एयरलाइन का एक वीडियो दिखाया, आइए एक बार देखें किंगफिशर एयरलाइन का वीडियो। Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. Not paying salaries for the last 6 months। आपको मालूम है किंगफिशर एयरलाइन को एक बिजनेस रिस्क बियर करना पड़ा। पैसेंजर्स आए या ना आए, उनको अपना प्लेन दिल्ली से मुंबई लेके जाना है, चाहे पैसेंजर कम हो या ज्यादा हो। तो बेटा वो सारी कहानी मैंने फेस टू फेस में बताई थी। मैंने फिर बताया था लिवरेजेस दो तरह के होते हैं और एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था, याद आ रहा है जी? ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क can be divided into two parts: operating risk, financial risk. Operating risk is due to operating fixed cost and this is due to financial fixed cost। तो बेटे operating fixed cost सैलरीज, एम्प्लॉय सैलरीज वगैरह वगैरह, और इसको निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट यूज करते हैं और इसको निकालने के लिए हम फाइनेंशियल लिवरेज यूज करते हैं। और बेटे इसका लॉजिक समझाने के लिए फॉर्मूले बताए थे, परसेंटेज चेंज इन दिस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ऐसे 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 ऐसे। और फिर बेटे कंबाइंड लिवरेज बताया था। कंबाइंड लिवरेज इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। बेटे इन दोनों को गुणा कर दें तो कंबाइंड लिवरेज आती है, इसको बोलते हैं बेटे कंबाइंड रिस्क। इसको निकालने के दो फॉर्मूले। फिर मैंने कहा था जब भी लिवरेजेस करनी हो आप वर्किंग नोट में एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो जरूर प्रिपेयर करना, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो जरूर प्रिपेयर करना और उसके बाद लिवरेजेस निकालना। तो बेटे लिवरेजेस में इंटरप्रिटेशन जरूर लिखना। जैसे मैंने कहा किसी कंपनी के आगे ऑपरेटिंग लिवरेज 2, तो मैंने क्या लिखा था? फॉर इट इंप्लाइज for every 1% change in contribution, हर 1% change in contribution there will be 2% change, there will be 2% change in EBIT। हर 1% चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन में, बेटे पहले गांव बसेगा या पहले लुटेरे आएंगे? पहले सेल्स और कंट्रीब्यूशन में चेंजेस आएंगी या पहले ईबीआईटी में चेंजेस आएंगे? बेटे पहले गांव बसेगा फिर लुटेरे आएंगे। तो बेटे इसमें एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और दूसरा वेरिएबल कौन सा होता है बेटे? डिपेंडेंट। जैसे मैं कहता हूं जी कंट्रीब्यूशन में और ईबीआईटी में इंडिपेंडेंट कौन है? कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से ईबीआईटी में और ईबीडी में
इंडिपेंडेंट कौन सा है? ईबीआईटी। तो बेटे आपको मैंने बताया था कि हम जब भी y ऑन x एक्सिस करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और बेटे हमेशा हम बनाते हैं y ऑन x। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे बेटे, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सारी बातें बताई थी बेटे, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, मैंने ये सारी बातें बताई थी, फिर लिवरेजेस कराई थी और उसकी इंटरप्रिटेशंस की थी, और मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि आप जब भी ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स निकालते हैं तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। क्या? हाई रिटर्न, लो रिस्क एंड कॉस्ट। तो रिटर्न कैसे निकालते हैं? एमपीएस और ईपीएस। और रिस्क कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज से। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं? केडब्ल्यू से, केडी, केपी, केई, केआर। ये लो, केडी, केपी, केई, केआर। ठीक है जी। तो ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स निकालने के हमने अभी कंसेप्ट्स करे हैं, वो भी देखेंगे। फिर मैंने बताया था कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जिन लोगों ने आपके यहाँ पर पूंजी लगाई है, जिन लोगों ने आपके यहाँ पर पूंजी लगाई है, बेटे वो कौन है? बेटे वो डिवेंचर होल्डर्स है, बेटे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है। इन लोगों ने अपनी मेहनत के पैसे बेटे यहाँ लगाए, तो बेटे एज अ कंपनी आपको इनको कुछ रिटर्न में देना है। तो बेटे जो आप देंगे वो आपकी कॉस्ट है। मैं कहूंगा आपके लिए तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, और बेटे उनके लिए क्या है? इनकम है। तो मैं ये चैप्टर किसके लिए कर रहा हूं? बेटे कंपनी के लिए, कंपनी के लिए। तो बेटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बातें कर रहे हैं, केडब्ल्यू। इसको निकालने का तरीका बताया था और फिर स्टेप्स बताए थे, अभी वो पीपीटी में आ जाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट। अब डब्ल्यू क्या है? वेट्स। एक्स क्या है? इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेटे केडब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू क्या है? सिग्मा डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। स्टेप 1, कैलकुलेट वेट्स। Calculate individual cost of capital. तो लास्ट में prepare a statement showing calculation of weighted cost. फिर बेटे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप 12th क्लास का पेपर दे रहे हैं, तो आप 12th क्लास में हैं, तो एक सब्जेक्ट के नंबर से आपको श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज निकालने के लिए आपको हर सब्जेक्ट के नंबर निकालने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कैलकुलेट cost of preferential capital, calculate cost of equity share capital, calculate cost of retained earnings। लो सर, ये 4 बातें हमने कैलकुलेट की थी। इसको सिंबॉलिकली क्या रखा था? केडी, केपी, केई, केआर। और फिर मैंने केडी का लॉजिक बताया था कि डिवेंचर्स कैन बी रिडीमेबल और इररिडीमेबल। और बेटे इसको निकालने का फॉर्मूला I × 1 - T अपॉन नेट प्रोसीड्स।
और बेटे मैं पहले नेट प्रोसीड्स पे नहीं आया था, पहले फेस वैल्यू फिर मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड, याद आ रहा है? और इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था लॉस रेशियो ऑफ डिबेंचर्स का, लॉजिक समझाया था। लो जी लो, लो ना, लो ना, लो ना बेटे। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और बेटे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के 4 मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड प्राइस मॉडल, अर्निंग प्राइस मॉडल, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर CAPM मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ का फॉर्मूला लॉजिक बताया था। फिर एक मूवी का एग्जांपल दिया था, यादों की बारात, कि एक दोस्त के दोस्त की शादी होती है तो एक पाँव में 9 नंबर का जूता, दूसरे पाँव में 10 नंबर का जूता। KE D1/P + G × 100, KE D/P × 100, KE ये भी KE है, ये भी KE है, ये भी KE है, E/P × 100। और बेटा अगर बीटा दिया हो तो आप CAPM मॉडल लगा दे, RF + बीटा × RM - RF = KE। बेटे सब कराया, 8 से 10 लेक्चर्स लिए, 2.5-3 घंटे के, इतने सारे क्वेश्चंस कराए। यकीन मानिए कि अगर आपने एक बार और उसको रिवाइज कर लिया तो इस दुनिया की ताकत नहीं है आपके 80+ से कम आई। और फिर बेटा मैंने नेक्स्ट बताया था मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। और ये बताया था, कोई बताता ही नहीं इसको बेटे मार्जिनल कॉस्ट को। डेल्टा KW कैसे निकालते हैं बेटे? हमने इकोनॉमिक्स यूज की थी, KW1 - KW0 = डेल्टा KW, डेल्टा KW, KW1 - KW0 ये आया था बेटे। फिर इसका शेड्यूल बना के दिखाया था। और फिर मैंने आप सभी को आखिरी में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बताई। लेकिन यकीन मानिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से पहले मैंने आपको 2 पॉइंट्स और बताए थे, इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट, लॉजर इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT, इन डिफरेंस ऐसा लेवल जहां पर EPS सेम आता है, याद है? उसके पूरे लॉजिक समझाए थे। फिर मैंने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट 2 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, और फिर कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, उसको रिलेट किया था। फिर लास्ट में बताया था कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स में क्या क्या आएगा, हाई NPS, हाई EPS, लो लिवरेज, लो KW, लो इंडिफरेंस पॉइंट, लो ब्रेक इवन पॉइंट, लो या हाई EVA। अब ये भी कोई नहीं करा रहा, EVA इकोनॉमिक वैल्यू है, ये भी बताऊंगा बेटे। तो आप प्लीज याद कीजिए, अपने नोटबुक्स निकालिए, पेन ड्राइव के लेक्चर्स देखिए, फेस टू फेस देखिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, कराई हुई है, समझाई हुई है बेटे। उन्हीं का तो फायदा दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आप एक बार पढ़ ले बस और बेटे काम हो जाएगा बेटे। फिर मैंने इसके ऊपर बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की 2 विचारधाराएं। देयर आर 2 schools of thought. First school of thought, second school of thought। और बेटे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट का नाम था नेट इनकम अप्रोच और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट का नाम था NOI अप्रोच। और बेटे NI अप्रोच और NOI अप्रोच, इन दोनों को मिक्स कर दें तो मैंने
इसके साथ मोटी गिलानी भी लिख दिया, इन दोनों को मिक्स कर दी तो बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच आती है। और फिर मैंने आपको नेट इनकम अप्रोच के फॉर्म डायग्राम बताए थे, याद है? याद है? ए बेटा, मैंने कहा था जी पेपर में नंबर ज्यादा चाहिए हो तो एक तो जो मैंने क्लास में डायग्राम बताए हैं उन सबको एक डायग्राम रजिस्टर में बनाओ, और एक जो 101 डायग्राम की मैंने बुक दी है उसको जरूर पढ़ो और उसको भी डायग्राम रजिस्टर में बनाओ। यकीन मानिए 40 में से 30 नंबर आएंगे अगर आपने डायग्राम 4-5 अपने पूरे पेपर में बना डाले। आइए आइए थ्योरी की बात कर रहा हूँ। एनओआई इनकम अप्रोच में भी बताया था, ये बेटे केडी, ये केई और ये बेटे केडब्ल्यू, केडब्ल्यू केई केडी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ये बात हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है। रियल प्रॉफिट की बात करेंगे, स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी का एग्जांपल दिया था, स्टर्न स्टीवर्ड, और इसको निकालने का फॉर्मूला बताया था। पहला स्टेप कैलकुलेट ईबीआईटी, दूसरा स्टेप कैलकुलेट नोपैट, नोपैट का मतलब ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टैक्स, थर्ड स्टेप। फिर मैंने बताया था केडब्ल्यू, और फिर बताया था केडब्ल्यू इन रुपीस, और फिर बताया था नोपैट माइनस केडब्ल्यू इन रुपीस, और फिर बेटे प्लस आ गया तो ईवीए और माइनस आ गया तो ईवीएल। और पेपर में बार बार आ रहा है बेटे 44 कंसेप्ट बता डाले। ये देखो अभी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा हूँ, 44 कंसेप्ट बेटे। आप चेक करो कि आपने अगर कहीं आगे पीछे से किया है, मेरे से नहीं किया तो कोई घबराना नहीं है, ये कंसेप्ट किए या नहीं, और नहीं तो यूट्यूब की वीडियोस देखो और मेरी किताब से क्वेश्चन कंसेप्ट देखो, अभी बता रहा हूँ तो बेटे फायदा होगा। मैं तो यही चाहूंगा कि आपका फायदा हो। देखिए कि मैंने उसके बाद आप सभी को ये बताई थी, ये बेटे ये देखो कंसेप्ट, ये है बेटे, ये मेरे लाल, ये मेरा बच्चा, एक मिनट, ये लो, ये देखो बेटे 44 कंसेप्ट है, सब कराए थे बेटे, और इनके सामने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ईपीक्यूज, इंडिफरेंस, लिवरेजेस, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट, चेक करिए, एनआई, एनओआई, मोडी गिलानी, एम स्क्वायर, आर्बिट्रेज प्रोसेस, होममेड लिवरेज, याद है? होममेड लिवरेज, आर्बिट्रेज प्रोसेस, मोडी गिलानी, जर्मनी, मिलर, सारी फोटोज दिखाई थी। और बेटे ईवीए लेक्चर 5, कंसेप्ट 44, थ्योरी क्वेश्चन 25, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 82, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल 129, और हद हो गई ऑब्जेक्टिव टाइप 10। लो जी सर, लो सर, लो जी, मैं बस 5 मिनट और लेना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि आप सभी ने बहुत कुछ कंप्लीट किया, अगर आप चाहें तो हो सकता है। हाँ जी दोस्तों मैंने फाइनेंशियल डिसीजंस में आप सभी को पीपीटीज लिखवाई थी, वो पीपीटीज मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप चेक करिए। मैंने सबसे पहले बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। हम 44 कंसेप्ट करने वाले हैं दोस्तों, 44 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और ये 44 के 44 कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। आप प्लीज जरूर चेक कर लें कि क्या आप आने वाले एग्जामिनेशन में 44 कंसेप्ट करके जा रहे हैं। जैसे कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बेटा ये थ्योरी आती है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी मिक्स, 3 स्टेप फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एमपीएस, इंडिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन 2 होते हैं बेटे, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, ये बात बताई हुई है। फिर उसके बाद मैंने लिवरेजेस बताया था, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क, कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज।
ये बातें बताई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये सारे कंसेप्ट मेरे बेटे करके जाने। कंसेप्ट 26 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर CAPM मॉडल। कंसेप्ट 27 कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कंसेप्ट 27 कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। तो बेटे प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और ये 44 के 44 कंसेप्ट्स जो मैंने कराए हैं आप चेक करेंगे कि क्या आपको सभी कंसेप्ट की जानकारी हो गई है। भले आप यहां से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आपको ये 44 कंसेप्ट चेक करने हैं और उसके बाद आगे चलना है। तो बेटे इसके बाद मैंने आपको स्लाइड्स बतानी शुरू कर दी थी। जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन, फिर मैंने कहा जी व्हाट इज द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। बेटे थ्योरी में बार बार आ रहा है प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिवेंचर्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। आप अपनी नोट्स देखिए, मैंने ये सब लिखवाया हुआ है बेटे। CDD, और बेटे फिर मैंने कहा था ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, जिसके फीचर्स होते हैं और 3 स्टेप फॉलो करने बेटे। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ MPS, EPS और रिकमेंडेशन। और बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मेट बताया था बेटे। MPS और EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताया था। तो बेटे EBIT लेस इंटरेस्ट, EBT लेस टैक्स, EAT लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर लड़के और लड़की की कहानी बताई थी कि पहले खाना कौन खाता है, याद है बेटे। और आप सब हंसे थे उस एग्जाम्पल में कि लड़के की शादी होती है, लड़के के यहाँ जाता है और बारात टाइम पे पहुंच जाती है, और पहले खाना कौन खाता है, सबसे पहले बेटे लड़का नहीं खाता, लड़की भी ब्यूटी पार्लर से नहीं आती, लड़के वाले खाते बेटे, लड़के वाले। तो बेटे सारी बातें मैंने बताई थी ना बेटे, आओ ना बेटे। फिर मैंने कहा था कुछ बातों का ध्यान रखना है व्हाइल फ्रेमिंग ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स। आप सब कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे मुझे मालूम है, तो बेटे आप में से कुछ बच्चे अपनी कम्युनिकेशन स्किल में ज्यादा ध्यान देंगे, कुछ बच्चे कंप्यूटर स्किल्स में ज्यादा ध्यान देंगे, कुछ बच्चे माइंड की स्किल्स में ज्यादा ध्यान देंगे। और आप सबके पास डिग्री होगी, लेकिन जिसके पास स्किल्स ज्यादा होंगी बेटे लाइफ में वही ग्रो करेगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है व्हाइल फ्रेमिंग डेट इक्विटी मिक्स। ये बातें बताई थी मेरे बेटे। इंडिफरेंस पॉइंट, फिर मैंने प्रेफरेंसेस बताई थी कि आप डेट इक्विटी मिक्स में पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, MPS को, दूसरी EPS को, फिर इंडिफरेंस पॉइंट को, फिर ब्रेक इवन पॉइंट को। चेक कर लो बेटे, चेक कर लो, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 44 कंसेप्ट्स आपने किए या नहीं। फिर बेटे इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT और इसको निकालने का फॉर्मूला बताया था। फिर बेटे ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ले गया था, और फिर वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशंस की थी। और बेटे फिर वेरिएबल फिक्स ब्रेक इवन का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन, चित्र बनाया था बेटे, चित्र बनाया था। तो बेटे ये सारी बातें मैंने आपको प्रिपेयर की हुई है। तो आइए जी ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, फिर मैंने ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट बता दिया था। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट बेटे बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है मेरे बेटे। फिर कंसेप्ट नंबर 22 तो जल्दी आ गया बेटे। फिर बेटे लेवरेजेस बताई थी। मैंने कहा था पानी की गहराई निकालने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर आपको चेकअप करने के लिए कुछ यंत्र मंत्र तंत्र लगाता है, क्या करेंगे, हवन करेंगे। बेटे लिवरेजेस एक टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी बिजनेस का रिस्क निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क। बेटे ये सारी बातें लिखवाई थी, बोलो ना बेटे याद आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटे बड़ी मेहनत की, फेस टू फेस की, और पेन ड्राइव की क्लासेस में इसकी केस स्टडी कराई थी, मोरिया शेरटन का एग्जांपल दिया था, किंगफिशर एयरलाइन की बातें की थी। बेटे सारी बातें तो बताई थी, फिर आपने उसका एक चित्र बनाया था। तो आप सभी, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे, मैं बड़ी मेहनत से आपको कराया है। मेरा दिल दर्द होगा बेटे अगर आपने ये चैप्टर छोड़ा तो,
मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सावधान, जागते रहो गांव वालों, नहीं छोड़ना, नहीं नहीं, कभी नहीं। बेटा मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल आप किसी से लेते हैं, पूंजी लेते हैं, तो उसकी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, कि एक लड़के के 12th में बहुत अच्छे नंबर आए इंग्लिश छोड़कर, तो बेटे श्रीराम में तो एडमिशन एवरेज पे मिलेगा, एवरेज पे मिलेगा। बेटे आप आ जाइए, बेटे आइए आइए आइए। फिर डिवेंचर्स, बेटे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन दो तरह के होते हैं, एक इरिडीमेबल और एक रिडीमेबल। तो बेटे उनके केसेस बताए थे, फिर रिडीमेबल की बातें की थी, 5 कंडीशंस बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर, टू प्रीमियम रिडेम्पशन, और फिर उस फॉर्मूले का लॉजिक बताया था। याद है? याद है मेरे बेटे? सब याद हो रहा है ना बेटे? बस यही तो मेरी भावना है कि आप मेरे से मिलो दूर हो, लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं हो बेटे। क्यों? क्योंकि सबको बुलाया नहीं जाता बेटे, कुछ पास रह के भी दूर रहते हैं और कुछ दूर रह के भी बुलाए नहीं जाते बेटे। आप मेरे से दूर हो, अभी स्टडी टेबल में पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं बेटे, लेकिन मेरे दिल के पास हो मेरे बच्चे। मन लगाकर मेहनत करो और पास होकर दिखाओ। बस मेरी तो आप सभी से यही शुभ कामना रहेगी मेरे बेटे, मैं तो सच बता रहा हूं आपको। फिर प्रेफरेंस शेयर्स की बातें की थी कि प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिर रिडीमेबल, इरिडीमेबल। और बेटे इसमें याद है आपको, मैंने सीडीडी का पॉइंट बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लग जाए तो फिर आप क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। और बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल के 4 मॉडल्स सारे बेटे लिखे हैं, डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, सीएपीएल। देखो लो ना बेटे, कितनी तो मेहनत की, कितनी तो मेहनत की। 25 नंबर, टोटल 40 कंसेप्ट है। डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड प्राइस मेथड, अगर ग्रोथ रेट ना दिया हो, आप सबको याद आ गया बेटे? याद है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में मैंने टाइटैनिक का एग्जांपल दिया था, लाइफ ऑफ द पाई का एग्जांपल दिया था, मारुति उद्योग लिमिटेड का एग्जांपल दिया था, और बीटा का एग्जांपल दिया था, रिलायंस जियो का एग्जांपल भी दिया बेटे। आओ सिस्टमैटिक रिस्क को निकालने के लिए बीटा का प्रयोग करेंगे। बीटा, बीटा अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं? आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। लो जी लो, रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। बेटे मैंने बताया था ना कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 90% लोग नहीं करा रहे, तो बेटे रिटेन अर्निंग की कॉस्ट इक्विटी के बराबर है। एक ही जगह जहां पे फ्रेश इशू आता है वहां बराबर नहीं है, बाकी बेटे वहीं पे बराबर है। आइए फिर मैंने इन सभी को प्रूव कर दिया था। आइए जी, आइए ना। तो बेटे फिर वेटेड कॉस्ट निकालते। वेटेड कॉस्ट, वेट बेटे एवरेज दो तरह की होती है, एक सिंपल, एक वेटेड। मैंने बताया था आप हमेशा वेटेड कॉस्ट निकालना सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, याद आ रहा है? और ये फॉर्मेट बताया था। वेट्स बेटे दो तरह के होते हैं, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ज्यादा बेटर वर्जन है बेटे। बेटे आप किसी की क्लास पूरी इंडिया में देख लो, किसी ने इस तरह से समझाया हो, या इस तरह से पीपीटी कराई हो, या इस तरह से यूट्यूब में डाला हो, नहीं बेटे, नहीं नहीं, किसी ने नहीं बेटे। आप मेरा यूट्यूब का चैनल देखिए, इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं कि मैं बता दूंगा। बेटे प्लीज आप सभी ईमानदारी से फ्लोटेशन कॉस्ट को देखें, कंसेप्ट नंबर 30। फिर मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट,
फिर मैंने एग्जांपल दिया था, एक लकड़ी बेचने वाला था, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है, चांदी की कुल्हाड़ी लाती है जलपरी, वो सच्ची बात करते हैं। फिर उसके बेटे की वाइफ गिर जाती है कुआं में, कुछ वर्षों के बाद फिर वो मलिका शेरावत बाहर लेके आती है। बेटा याद आ रहा है? बेटे वो सारी बातें तो की थी। उसके बाद मैंने कहा था ये जो डेल्टा है, डेल्टा, इसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और सारे चित्र बनाए थे। फिर बेटे थ्योरीज बताई थी। मैंने कहा था जी इस दुनिया में दो तरह के विचार हो सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं हाँ और कुछ लोग कहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रेलेवेंट थ्योरीज और उसको बोलते हैं इररेलेवेंट थ्योरीज। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोडी गिलानी मिलर अप्रोच, बेटे सारी थ्योरीज बताई थी। फिर हमने उसके फॉर्मूलेस किए थे, अजम्पशंस याद करवाई थी क्लास में, एनआई की, कि देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड। बेटे अजम्पशंस होती क्या है? बेटे क्रिकेट देखा आपने? बेटे क्रिकेट के गेम में 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होती है ना बेटे, चाहे हिंदुस्तान में खेले चाहे पाकिस्तान में खेले। बेटे बॉल का एक साइज होता है, बेटे बैट का भी एक तो साइज होता होगा। बेटे 11 प्लेयर होते हैं, 2 वहां बैठे होते हैं, बेटे 3 एम्पायर होते हैं। तो बेटे ये अजम्पशंस ही तो है। इन अजम्पशंस पे क्रिकेट की गेम बन गई, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बेटे किसी भी चीज को देखो तो अजम्पशन है। आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि आप ईमानदारी से देख रहे हैं, पॉजिटिव नोट से देख रहे हैं, नेगेटिव नहीं निकाल रहे। बेटे इस दुनिया में तो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बेटे अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही आएगा खिंचा चला, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही खिंचा चला आएगा। मैं तो ये कहूंगा कि आप एग्जामिनेशन से पहले मेरे माइंड सेमिनार के वीडियोस जरूर देखें, यूट्यूब में अपलोड कर दिए। 10-10 मिनट के सेमिनार, माइंड छोटे छोटे क्लिपिंग्स हैं, हिला के रख देंगे, आपको हिला के रख देंगे और ऐसी पॉजिटिविटी डालेंगे कि पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी। बेटे जैसे मोबाइल फोन को आप चार्ज करते हैं। नेट इनकम अप्रोच, असम्पशंस, मेन कंसेप्ट, फिर फॉर्मूला बताया था, फिर उसका चित्र बनाया था। बेटे कितना कुछ तो किया था। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या कहती है? नहीं नहीं, डेट इक्विटी मिक्स बेकार की चीज है, अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए जी, फिर इसकी फोटो और फिर ये कंप्लीट। फिर उसके बाद आगे चले थे मेरे बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बेटे मोडी गिलानी एंड मिलर, बेटे जर्मनी के 2 लोग मोडी गिलानी एंड मिलर, इनकी फोटो भी दिखाई थी बेटे मैंने तो डाउनलोड करके। बेटे मोडी गिलानी ने आर्बिट्रेज का प्रोसेस यूज किया था, बेटे होममेड लिवरेज यूज की थी। बेटे आर्बिट्रेज का मतलब उसने अजम्पशन ली थी, एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट मार्केट, इन्वेस्टर्स कैन गो हियर एंड देयर, नो टैक्स, नो कॉर्पोरेट टैक्स, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सारी बातें बताई थी। बेटे मैं भूपेश आनंद आपको ये कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से आपने वो 44 कंसेप्ट कर लिए जो मैंने कराए हैं और एक रिविजनरी देखने के बाद शुरू कर दिए, तो यकीन मानिए इस दुनिया में भगवान भी अगर सामने आ जाए तो आपके 80+ आने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान खुद कहता है कि यार अगर कोई मेहनत करेगा, रावण ने कितनी मेहनत की तो ब्रह्मा जी को वर देना पड़ा, भले उनको पता था कि रावण गलत इस्तेमाल करेगा। बस भगवान भी बेटे उस समय बंद जाते हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो बेटे माता पिता का आशीर्वाद ले, मेहनत करें। इस दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। और फिर बेटे मैंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बताया था, अब ये कोई नहीं करा रहा। बेटे प्लीज ईवीए करके जाएं। मैंने एग्जांपल दिया था, एक पिताजी थे, उनके 2 बेटे थे, एक मांगता रहता था पापा ये, पापा मोटरसाइकिल, पापा गर्लफ्रेंड, पापा पॉकेट मनी, पापा रुस्तम, पापा मूवी, पापा हॉल, पापा खाली हॉल, पापा किनारे की सीट। और दूसरा बेचारा शरीफ था, कुछ नहीं मांगता था। एक डिवेंचर होल्डर है, एक इक्विटी शेयर होल्डर है। आप डिवेंचर होल्डर्स को दे देते हो और प्रॉफिट का टैक्स निकाल लेते हो। बेटे नहीं, बेटे ईवीए स्टर्न स्टीवेंसन कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने बनाया और उसने बताया कि दुनिया के लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है जी, तो इन्हीं बातों के साथ फिर मैंने
आपको थ्योरी के क्वेश्चंस कराए थे बेटे। देखो जी, थ्योरी के क्वेश्चंस बड़ी मेहनत की थी बेटे, बहुत मेहनत की। मानो तो बहुत कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। मानो या ना मानो फिर भी मानना पड़ेगा बेटे। थ्योरी कराई थी। देखो मैंने नीचे यहां तक लिख दिया कौन से पेपर में आया। ये सारी थ्योरी थी बेटे। क्वेश्चन 2, कंसिडरेशंस इन मेजर कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी मिक्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, एनपीएस, ईपीएस, प्रोमोटर, ये सारी बातें बताई बेटे। इंडिफरेंस पॉइंट बताया, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर उसका रिलेशनशिप बताया बेटे। इसी तरह से कितने क्वेश्चंस मैंने लिख दिए बेटे आपके चैप्टर से रिलेटेड करके जाने हैं बेटे। और बेटे मैंने एक आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीजें प्रिपेयर की हैं। एक किताब बनाई है बेटे थ्योरी की, 101 डायग्राम का नाम रखा उसका। उसमें कौन से थ्योरी के इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज प्लीज मेरे ऑफिस में आकर आप ले सकते हैं उसको। प्लीज लेके जाइए, कोई चार्जेस नहीं है बेटे। 150 रुपए की किताब है, लेकिन मेरे सीएस बच्चों के लिए कोई चार्जेस नहीं बेटे। आइए प्लीज लेके जाइए। तो बेटे उससे क्या होगा, आपको थ्योरी में जो नहीं पता, थ्योरी अटेम्प्ट कैसे करते हैं, थ्योरी के शॉर्ट नोट्स कैसे लिखते हैं, थ्योरी में चित्र कैसे बनाते हैं, थ्योरी को पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं, थ्योरी में एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें पता चलेंगी। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा बेटे। फिर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे। तो आप सभी अब देख लें कि आपको क्या करना है। और इस बुक को अवेलेबिलिटी बेटे ब्लैक में बिक रही है बुक। बाकी टीचर्स इस बुक को लेके जा रहे हैं और कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। बात कर दी, ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने का एक तरीका मैं बता रहा हूं। आप सभी उस थ्योरी की बुक में देखें, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे ये किताब आपको मिलेगी थ्योरी की, 101 डायग्राम की। इसमें किसी भी चैप्टर को देखिए, मैंने ऐसे ही कोई चैप्टर खोल दिया, उसके आगे इसका क्वेश्चन नंबर लिखा, फिर उसकी एक लाइन लिखी, फिर छोड़ दिया, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन नंबर और उसकी लाइन से पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ लिख दिया इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए फिर मैंने थ्योरी भी ऐसे लिखा, मैंने थ्योरी में भी यही लिखा। प्लीज करके जाए, मेरी शुभकामनाएं आपको। भगवान करे कि आपका मन आने वाले दिनों में व्हाट्सएप, एसएमएस से हट जाए, फालतू चीजों से हट जाए और मन लगाकर आप पढ़ाई करें। मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं ऊपर वाले से, और मुझे मालूम है कि ये सच्चे दिल की प्रार्थना हो, किसी दूसरे के फायदे के लिए, तो भगवान उस बात को जल्दी सुनता है। तो मेरी आप सभी से यही शुभकामना रहेगी कि आप होनहार बने, अच्छे बने, सुबह जल्दी उठें, माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें और माफ करें सबको और आगे चले। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। खुश खुश, जॉयफुल, जॉली नेचर के एंड चेयरफुल। इन्हीं बातों के साथ बेटे मेरा ये वीडियो आज यहीं पे खत्म हो रहा है।